सुबह की हवा में हल्की ठंड थी। निरंजन ने लकड़ी के किवाड़ धकेले तो आंगन की मिट्टी से मिट्टी और चंदन की मिली जुली खुशबू उठी। घड़ी ने 7 बजाए ही थे। वही रोज का समय जब वो अपनी छोटी किराना दुकान विश्वास स्टोर की चाबी जेब में टटोलता, गरम गरम चाय का आखिरी घूंट लेता और दरवाजे के बाहर रखी नीली साइकिल से दिन की शुरुआत करता। रसोई में चम्मचों की टनकार थी। मीरा बेसन की कढ़ाई में चम्मच घुमाते हुए मुस्कुराती बोली, आज आलू पोहा के साथ गुड़ की चाय मालिक। मालिक? निरंजन हंस पड़ा। दुकान का मालिक ग्राहकों का होता है मीरा। हम तो रोज की ड्यूटी पर निकले मजदूर हैं। कदम बाहर रखा ही था कि गली के मोड़ पर पीली टैक्सी आकर रुकी। दरवाजा खुला और 2 साएं एक साथ उतरे, श्रद्धा और किरण। महीनों बाद, बिना किसी सूचना के। निरंजन की आंखों में पहले आश्चर्य की चमक, फिर अपनापन। वह लगभग दौड़ता हुआ पहुंचा। अरे तुम दोनों एक साथ? कभी तो बता दिया करो। किरण की मुस्कान में औपचारिकता थी। श्रद्धा की नजरें जल्दी जल्दी इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कोई भीतर का बोझ उठाए हो। मीरा हाथ पोंछती बाहर आई। नमस्ते दीदी लोग, आइए अंदर आइए। मां, देखिए कौन आया है। अंदर कमरे से खांसी की सूखी आवाज और फिर व्हील चेयर के पहिए का रगड़ता स्वर। कमला देवी की आंखों में बच्चों जैसी चमक। मेरी बेटियां। उन्होंने श्रद्धा किरण को गले से लगाया, माथे पर हाथ फेरा। कहाँ थीं इतनी देर? बस एक फोन कर देती तो। आंगन में चाय, नमकीन और वही पुराने दिनों की बातें। हवा में हंसी थी, मगर निरंजन को बार बार लगता कि हंसी के नीचे कोई कंपकंपाता सन्नाटा भी है। श्रद्धा की हंसी बीच बीच में टूट जाती। किरण की पलकें किसी अदृश्य ताने बाने पर टिक जाती। उसने 2-3 बार पूछना चाहा, सब ठीक? फिर खुद ही टाल गया, शायद सफर की थकान है। घंटा भर बीतने को था कि जैसे किसी ने अनकहा धागा अचानक खींच दिया। चूल्हे की आंच धीमी हुई, पत्तों पर ओस टिकने लगी। श्रद्धा ने पहली बार नजरें सीधी कीं, गहरी सांस भरी, फिर किरण की ओर देखा। किरण ने लगभग अदृश्य सी हामी भरी। श्रद्धा बोली, भैया, हम एक जरूरी बात कहने आए हैं। आंगन के बीच रखा लकड़ी का बक्सा जैसे अपनी जगह पर अधिक भारी हो गया। मीरा ने चाय रख दी। कमला देवी की उंगलियां व्हीलचेयर के हत्थे जकड़ गईं। बोलो बेटी, कमला देवी ने धीरे कहा। श्रद्धा के शब्द किसी सूखे न्यायालयी कागज की तरह सपाट थे। पिताजी के इस मकान और आपकी दुकान पर हमारा भी अधिकार है। कानून हमें बराबरी देता है। हम अपना हिस्सा चाहती हैं। वक्त जैसे ठिठक गया। पत्तों के बीच से गिरती धूप की धार भी जैसे रुक गई। निरंजन की सांस अटक गई। क्या? शब्द आधे गले में लौट आए। मीरा के हाथ से चाय का प्याला खनक कर थाली में लगा। एक तेज, सूखी आवाज। किरण ने बगैर किसी उलझन के, अनुमति लिए बगैर पत्र सी आवाज में जोड़ा, हम साफ बात कर रही हैं भैया। 2005 के संशोधित कानून के मुताबिक बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक है। पिताजी की कमाई से बना घर और दुकान हमारा हिस्सा बनता है। निरंजन ने जैसे अपने भीतर खड़े किसी पेड़ को पकड़ने की कोशिश की। ये घर, ये मां का आसरा है। दुकान से मेरा परिवार चलता है। आरव मायरा की स्कूल फीस, मां की दवाइयां, सब कुछ। श्रद्धा के चेहरे पर थकान नहीं, ठंडापन था। हमें बस अपना हिस्सा चाहिए। कैसे देंगे? ये मां की समस्या है, हमारी नहीं। हिस्सा? कमला देवी की आवाज में वर्षों का धैर्य दरक उठा। ये घर खड़ा किसने रखा? तुम्हारे भैया ने। जब तुम्हारे पिता चले गए थे, ये 18 का लड़का रात दिन गल्ले पर बैठा रहा। अपनी पढ़ाई, अपने सपने सब छोड़े ताकि तुम दोनों पढ़ सको, तुम्हारी शादियां इज्जत से हो सकें। आज तुम उसी घर से उसका हक नोचने आई हो। किरण ने होंठ भींचे। मां, भावनाएं अलग, अधिकार अलग। जो भैया ने किया वो उनका फर्ज था। शब्द ने जैसे निरंजन के भीतर कहीं धारदार नाखून घोंप दिए। जिस त्याग को वह कभी घोषणा नहीं बनाता, जिसे वह अपने ही अंदर कहीं रखकर चलता, उसे फर्ज कहकर फाइल में बंद कर दिया गया। इसी बीच श्रद्धा का फोन बजा। वह उठकर कोने में गई। धीमी आवाज में, मगर अर्थ साफ। हां कह दिया। नहीं, अभी मान नहीं रहे। हिस्सा लिए बिना नहीं लौटूंगी। कॉल खत्म हुआ। वह लौटी तो आकाश थोड़ी देर और नीचा हो गया था। मीरा ने कमला देवी के कांपते हाथ थामे। कोई एक वाक्य, कोई एक ठोस तर्क इस पल को संभाल नहीं पा रहा था। आखिर श्रद्धा बोली, देखिए भैया, या तो घर दुकान बेच दीजिए, जो रकम आए 3 हिस्से, नहीं तो हमें बराबरी का पैसा दे दीजिए, वरना अदालत। अदालत? निरंजन की आवाज में एक सूखा सा विस्मय था, जैसे किसी ने उसके नाम का अर्थ बदल दिया हो। जी। किरण का उत्तर 2 टुक। 1 हफ्ता, फिर नोटिस मिलेगा। कहकर वे उठ गईं।
दरवाजा बंद हुआ तो घर शोर के बिना भी शोर से भर गया। शांत आकाश में कोई पत्थर फेंका गया था। गोल गोल लहरें फैल रही थीं, सब कुछ छूती हुई। निरंजन वहीं आंगन के बीच बैठ गया। मीरा उसके पास आई, मगर कुछ बोली नहीं। कमला देवी ने आंखें मूंद लीं, होंठ सिल गए, जैसे कोई पुरानी प्रार्थना बिना आवाज के दोहराई जा रही हो। उस शाम निरंजन दुकान पर था, पर उसका मन कहीं और। हर शेल्फ, हर बोरी, हर बिल उसे किसी याद की तरह टकराता। भैया, यह चावल तौल दीजिए। किसी ग्राहक की आवाज आई तो उसने अपने हाथों की गति देखी। कितनी मशीन हो चुकी है। रात को जब वह लौटा, आंगन की खामोशी उसके साथ कमरे तक आई। आरव मायरा सो चुके थे। मीरा ने बस इतना कहा, जो होगा साथ में झेलेंगे, अकेले मत समझना। बाहर कोई कुत्ता भौंका। निरंजन ने रात के भीतर झांका। दूर तक अंधेरा था, पर कहीं कोई दीपक जल रहा था। शायद मीरा की आंखों में, शायद मां की सांसों में, शायद अपने ही अंदर बची उस जिद में जो अभी नाम नहीं जानती थी। 4 दिन बाद डाकिये ने सरकारी लिफाफा थमाया। कचहरी की मुहर, सख्त कागज, ठंडी भाषा। वादिन के रूप में श्रद्धा किरण के नाम, प्रतिवादी के रूप में निरंजन। शब्दों की यह अदला बदली रिश्तों के शब्दकोश को चटखा कर रख देती है। मीरा ने लिफाफा खोला नहीं। उसने निरंजन का चेहरा देखा और वही पढ़ लिया जो पन्नों पर लिखा था। कमला देवी के आंगन का तुलसी चौरा उस दिन असामान्य रूप से शांत था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी, मगर किसी शोक की तरह भारी। निरंजन ने कागजों को मेज पर रखा, फिर दूसरी दराज से पुराने रजिस्टर निकाले। पीले पन्ने, नीली स्याही के हिसाब, तारीखें, संख्याएं और किनारों पर उंगलियों के निशान। उन दिनों के, जब श्रद्धा के पति का कारोबार डूबा था और इस घर ने गिरवी रखकर सांसें जुटाई थीं। बैंक के लोन की फाइल, सोने के गहनों की गिरवी रसीदें, मीरा के मायके से मिली उन चूड़ियों का नंबर अभी भी गहनों वाले की पर्ची पर था। इन्हें वापस कब लेंगे? मायरा ने कभी पूछ लिया था तो मीरा ने हंसकर कहा था, जब तुम्हारी मुस्कान बहुत इकट्ठी हो जाएगी। शाम को 2 छोटे कदम दरवाजे पर आकर रुके। आरव और मायरा, हाथ में अपनी अपनी मिट्टी की गुल्लकें, लाल रंग की, जिन पर पीले फूल बने थे। पापा, आरव की आवाज धीमी थी। आप परेशान हैं ना? निरंजन मुस्कुराया। वह मुस्कान जो बच्चों के सामने बड़े लोग चेहरे पर गोंद से चिपका लेते हैं। कौन कह रहा है? मायरा ने आंखें सिकोड़कर कहा। हम दोनों। उसने गुल्लक आगे बढ़ाई। आप ले लो, बहुत पैसे हैं इसमें, बहुत सारे। निरंजन ने गुल्लक नहीं ली। उसने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। ये पैसे तुम किन के लिए जोड़ते हो? मेले के झूले के लिए, आरव बोला, और उस बड़े वाले पीले गुब्बारे के लिए जो आकाश छू लेता है। मीरा थोड़ी दूरी पर खड़ी सब सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर गुल्लकें वापस बच्चों की हथेलियों में सुला दीं। ये पैसे कभी आकाश छूने के काम आएंगे, और अभी हमें आकाश की जरूरत है, झूले की नहीं। बच्चों ने कुछ नहीं कहा, मगर उस रात वे दोनों अपने कमरे में देर तक फुसफुसाते रहे। और जब सोए तो उनके तकियों के नीचे गुल्लकें रखी थीं, जैसे कोई प्रहरी। दूसरे दिन निरंजन ने शहर के पुराने खिंडराव रोड पर स्थित वकील राघव सेठी से मिलने का निश्चय किया। साधारण लकड़ी की मेज, लोहे की अलमारी और दीवार पर टंगी मां सरस्वती की धुंधली तस्वीर। राघव ने कागज उलट पलट कर देखे। एक रसीद, लोन का ब्यौरा, मेडिकल बिल, फिर चश्मा ऊपर किया। मामला सीधा कानून का नहीं है निरंजन जी। यह उस बारीक जगह का मामला है जहां कानून और इंसानियत की रेखाएं मिलती बिछुड़ती हैं। बहनों का दावा कानूनन टिक सकता है, पर न्यायाधीश भी मनुष्य है। उसे पूरा संदर्भ दिखाइए। क्या जीता जा सकता है? निरंजन की आवाज में हार नहीं, थकान थी। राघव मुस्कुराया, थोड़ी उंगलियों से मेज थपथपाई। जीत कई तरह की होती है, कभी फैसला, कभी सम्मान, कभी आत्मा की शांति। हम तीनों के लिए लड़ेंगे मां, बच्चों और आपके लिए। दस्तावेज मजबूत हैं, और एक चीज बाकी है, आपकी सच्चाई। घर लौटते हुए सड़क किनारे नीम के पेड़ों से पीली पत्तियां गिर रही थीं। मीरा ने फाटक खोलते ही पूछा नहीं, बस पानी दिया और मेज पर एक साफ फाइल रख दी। ये क्या? तुम्हारा आधा बोझ, मीरा ने धीमे कहा। मैंने पिछले साल जिन जिन मौकों पर हम लोगों ने श्रद्धा दीदी और किरण दीदी की मदद की, उन सब के संदेश, बैंक ट्रांसफर के स्क्रीनशॉट, पड़ोसियों के लिखे कन्फर्मेशन नोट सब इकट्ठा किए हैं। मैंने किसी दिन सोचा भी नहीं था कि इन्हें सबूत बनाना पड़ेगा, पर हां, आज चाहिए। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर कई बरसों का संचित धैर्य था। बेटा, लड़ना हो तो पूरी शांति से लड़ना। जैसे मंदिर में घंटा धीरे बजता है, मगर दूर तक सुनाई देता है। रात ढली तो आंगन के ऊपर आकाश अधिक पास था। निरंजन ने बच्चों के कमरे में देखा।
दो छोटी धड़कनों की लय, दो तकियों के नीचे रखी गुल्लकें। उसने मन ही मन कोई वादा किया, शब्दों में नहीं, लेकिन उतना ही पक्का जितना सुबह का सूर्य। तीसरे दिन समन की तारीख आई। मीरा ने सारी फाइलें दोहरा लीं। राघव से फोन पर आखिरी बात, कल पहली पेशी है। विपक्ष की तरफ से एडवोकेट स्वाति खन्ना कठोर तर्क करती हैं, पर हम तथ्य रखेंगे, घबराइए मत। जब रात के चौथे पहर नींद हल्की हुई, निरंजन ने एक सपना देखा। आंगन का तुलसी चौरा, उस पर राखी का धागा बंधा है, हवा चलती है, धागा कांपता नहीं। उसने आंखें खोलीं। भोर हो चुकी थी। कचहरी का गलियारा हल्की नमी और धूल की मिली जुली गंध से भरा था। कागज, स्याही, पुराने पंखे की घरघराहट और इंसानी सांसों का हौला शोर। तख्ती पर लिखा, न्यायमूर्ति टी वरदराजन, सिविल बेंच जुआई। राघव सेठी ने फुसफुसाकर कहा, सीधे संक्षेप में, बिना कटाक्ष के, आपके सच का वजन काफी है, उसे दिखाइए, थोपिए मत। निरंजन ने सिर हिलाया। सामने श्रद्धा और किरण अपने वकील स्वाति खन्ना के साथ थीं। स्वाति की नजर तेज, शब्द तैयार। पेशकश शुरू। वाद पक्ष की तरफ से बड़ी सही सपाट दलीलें। कानून 2005 की संशोधन धारा, पैतृक संपत्ति समान अधिकार। जज वरदराजन के चेहरे पर वह विरल शांति थी, जो न तो उदासीन है न भावुक, बस सतर्क और ग्रहणशील। उन्होंने बीच में 2-3 छोटे प्रश्न किए। पैतृक संपत्ति का उपयोग किसके द्वारा किस अवधि में, गृहस्थी खर्च, चिकित्सीय व्यय किस किस ने वहन किए, और हर उत्तर को वे मन में कहीं रख लेते। राघव उठे। आवाज में कोई आक्रामकता नहीं, पर आत्मविश्वास की सधी रेखा। मान्यवर, हम अधिकार से इनकार नहीं कर रहे, हम संदर्भ रख रहे हैं। यह घर इस वादी प्रतिवादी के पिता की कमाई से अवश्य उठा, पर पिता के निधन से लेकर आज तक इसकी दीवारें प्रतिवादी की पीठ पर खड़ी हैं। मेडिकल बिल, गृह दायित्व, बहनों की पारिवारिक आपदाओं में आर्थिक सहयोग, ये रहे दस्तावेज। गिरवी पड़ी चूड़ियों की रसीद, प्रतिवादी की पत्नी। मीरा के गहने, वादी किरण के बच्चे की शल्यक्रिया के लिए। स्वाति खन्ना उठी। ऑब्जेक्शन। मान्यवर, भावनात्मकता का कोई स्थान नहीं, कानून तथ्यों से चलता है। जज ने शांति से कहा, तथ्यों पर ही बात हो रही है। अधिवक्ता महोदया, ये कागज भावनाएं नहीं, व्यय और तिथि बताते हैं। फिर सीधा प्रश्न निरंजन से, आप कब से दुकान चला रहे हैं? 16 की उम्र से, पिता की बीमारी के बाद। शिक्षा? 12वीं अधूरी। बहनों की? स्नातक और आगे। शादियां? मेरी हैसियत से ज्यादा खर्च कर्ज लेकर। कर्ज अभी, एक हिस्से की अदायगी शेष। स्वाति ने तीर छोड़ा। मान्यवर, प्रतिवादी जो गिनाते हैं वह कर्तव्य था। इसी तर्क से बेटियों की परवरिश भी पिता का कर्तव्य थी, तो क्या बेटियां अधिकार छोड़ दें? राघव की आवाज स्थिर रही। कर्तव्य एक तरफा नहीं होता, मान्यवर, और कानून भी शून्य में नहीं खड़ा। यह समाज, यह संदर्भ, यह सतत हित, इन सब के बीच अपना अर्थ पाता है। हम किसी अधिकार का अपमान नहीं कर रहे, किंतु घर और दुकान प्रतिवादी की जीविका है। तुरंत बंटवारा इन्हें, उनकी वृद्ध मां और नाबालिग बच्चों को सड़क पर ला सकता है। न्याय का एक पक्ष उचित राहत भी है। जज वरदराजन ने निरंजन को देखा, सीधे, लंबे समय तक, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुलने जितना। मिस्टर निरंजन, क्या आप अपनी बहनों को उनका हिस्सा देने से इनकार करते हैं? निरंजन ने धीरे कहा, इनकार नहीं, मान्यवर। बस इतना चाहता हूं कि जीती जागती रोटी पहले सुरक्षित रहे। मां की दवा, बच्चों की फीस, फिर जो न्याय हो वह इस घर को तोड़कर नहीं, संजोकर हो। कोर्टरूम में एक क्षण का मौन पड़ा, कांच जैसा पारदर्शी। तभी पीछे की पंक्ति में मीरा ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां दुपट्टे की किनारी भींची थीं। कमला देवी उस दिन नहीं आई थीं। राघव का सुझाव था, पहली पेशी में उन्हें थकाई नहीं। दूसरी तरफ श्रद्धा किरण के चेहरों पर कोई पछतावा नहीं था, बस गणित। जज ने तारीख दी। अगली सुनवाई, साक्ष्य पूरक होंगे। तब तक दोनों पक्ष अनावश्यक बयानबाजी से बचें। बाहर निकलकर धूप ने आंखों को थोड़ा चुभोया। राघव ने धीमे कहा, पहला दिन अच्छा रहा, जज ने सुना है, गहराई से। अब सबूत और सधे शब्द, यही हमारा पथ है। घर लौटते समय सिग्नल पर गाड़ियां रुकीं। सड़क किनारे एक लड़की ने राखियों की थाली उठाए हाथ बढ़ाया। लाल, पीले, सफेद धागे, छोटी छोटी घंटियां। निरंजन ने एक राखी उठाई, फिर वापस रख दी। कलाई सूनी लगे तो भी कभी कभी मन किसी और तरह भरा होता है। उस रात मीरा ने धीरे कहा, कल से मैं भी कचहरी चलूंगी। फाइलें संभालने?
निरंजन ने देखा, उसकी आंखों में सिर्फ साहस नहीं, ठोस योजना भी थी। और हां, मीरा ने जोड़ा, फीस का इंतजाम भी मैंने सोचा है कि वो जो पुरानी सिलाई मशीन पड़ी है उसे फिर चलाती हूं। मोहल्ले की औरतों के कपड़े ले लूंगी, थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं, जब कोई घर टूटने पर आए तो जोड़ की आवाज उसे डरा दे। निरंजन मुस्कुराया, इस बार बिना गोंद, बिना मुखौटे। जोड़ की आवाज। हाँ, आंगन के ऊपर आकाश ने जैसे सिर झुकाया और कहीं भीतर किसी अदृश्य जगह एक नया धागा बंध गया। सवेरा राख के रंग का था, न बहुत उजला न बिल्कुल धुंध। घर में मीठी बासमती की खुशबू और चूल्हे की धीमी आंच, पर दीवारों पर एक ठंडक टंगी थी। आरव ने अपनी बहन मायरा की कलाई पर चमकीली राखी बांधी। हमेशा बचाऊंगा, मायरा मुस्कुराई, और मैं हर बार तेरा होमवर्क करवा दूंगी। हंसी की यह नन्ही तरंग कमरे से आंगन तक पहुंची, मगर वहीं थम गई, क्योंकि बैठक में मेज पर निरंजन की कलाई सूनी पड़ी थी, बिल्कुल शांत। मीरा प्लेट में लड्डू लेकर आई, ठिठकी, फिर बिना कुछ कहे वापस चली गई। उसने स्टोर रूम से 2 पुराने बक्से निकाले, एक में बैंक स्टेटमेंट्स, दूसरे में लोगों की लिखावट वाले छोटे छोटे कागज। भैया, आपने वह वक्त बचाया। दीदी, आपका उधार अगले महीने। और एक फाइल जिसमें सुनार की पर्ची ठिगनी लाल क्लिप से कसी थी। मीरा की चूड़ियां गिरवी। वह इन्हें तारीख क्रम में रखती रही, जैसे यादों से धूल झाड़ती हो। दोपहर को राघव सेठी आया। मीरा ने उसे फाइल थमाई, हर दस्तावेज की एक कॉपी, और पीछे साक्ष्य के संभावित गवाहों की सूची। पड़ोसी हरिओम अंकल, बैंक के क्लर्क पवन, सुनार जगत और डॉक्टर मंजीत, जिन्होंने किरण के बेटे का ऑपरेशन किया था। राघव ने गौर से देखा। आपने बहुत संतुलन से सब रखा है भाभी जी। अदालत को तथ्य चाहिए, आपने तथ्य को सांस दी है। शाम ढली तो गली में राखी की थालियां लिए बच्चों की टोली फिर घूमी। एक लड़की दरवाजे पर आई। भैया, राखी ले लीजिए। निरंजन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आज नहीं। बहना। लड़की ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। उसकी थाली में धागे खनकते रहे। इस घर में चुप्पी रात। जब कमला देवी खिड़की से चांद देख रही थीं, बोली, बेटा, राखी के धागे टूटते नहीं, कभी कभी समय की गांठें कड़ी हो जाती हैं, धैर्य भिगोता है, वो नरम पड़ती हैं। निरंजन ने उनकी हथेली थामी। मां, कल मैं बहनों के घर जाकर राखी बंधवा लूं? ये कहकर ही उसने खुद को परखा। भीतर कहीं जानता था यह कीमत बहुत बड़ी होगी। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम जाओ मैं साथ चलूंगी, पर याद रहे हम भीख नहीं, मन मांगेंगे, और मन तभी दिया जाता है जब सामने वाला लेने के लिए नहीं, होने के लिए तैयार हो। निरंजन ने सिर हिलाया। नहीं जाऊंगा। शायद इस बार धागा अदालत में ही किसी और रूप में बंधेगा। उस रात तकियों के नीचे गुल्लकें फिर पहरा देती रहीं, और घर के बाहर अमलतास की डालियों पर मौन पीले फूल झूलते रहे। अगली तारीख से ठीक पहले की शाम श्रद्धा के घर में डाइनिंग टेबल पर गिलासों की पारदर्शी खनक थी। श्रद्धा के पति पराग मोबाइल पर किसी को उत्साहित स्वर में समझा रहे थे। हाँ, मामला मजबूत है। घर का बाजार मूल्य देखो, 3 बराबर हिस्से होंगे। तुम चिंता मत करो। श्रद्धा ने फोन के बाद आईने में खुद को देखा, थकी आंखें, होंठों पर नकली बहादुरी। तभी सास ने कमरे में झांका। बहू, मायके वाली खबर जमकर फैली है। इधर की लड़कियां भी कान खड़े कर लेंगी। कल को तुम कहो अधिकार है, तो उन्हें भी अपने अपने घर में बोलने की हिम्मत मिल जाएगी। 10 बार सोच लेना। वहीं शहर के दूसरे छोर पर किरण के घर में उसके जेठ जी अखबार तह करके बोले, अदालत में जीत हार से ज्यादा नाम उठता है, और अगर कल को तुम्हारी ननदें भी अपने हिस्से पर अड़ गईं तो दुनिया घूमती है। बहू, ये वाक्य बहनों के मन में कहीं गहरे फंस गए। कानून की किताब चमकीली रोशनी देती है, पर सामाजिक गलियारों में कई बार वह रोशनी किसी दूसरे की आंखें चुभा देती है। श्रद्धा किरण ने देर रात तक कई काल किए, गिनतियां, मुकर्रर रकम, संभावनाएं, मगर हर गणित के पीछे एक परछाई थी। अगर वही बात हमारे सामने आई तो? सुबह की पहली रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को कॉल किया। कुछ वाक्य, मौन, कुछ आहें, सवाल। अंत में श्रद्धा बोली, अदालत चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बाहर पराग ने कार की चाबी घुमाई और कहा, कड़क होकर बोलना, नरमी मत दिखाना, दुनिया नरमी नहीं समझती। किरण के घर से निकलते वक्त उसके बेटे ने पूछा, मां, मामा के घर कब चलेंगे? पिछले साल की पतंग अभी भी वहां है। किरण के गले में जैसे कोई कांटा अटक गया। उसने बेटे को चूम लिया। जल्दी जल्दी चलेंगे। झूठ एक छोटा सा था,
पर भीतर बहुत बड़ा। कचहरी के बरामदे में उस दिन हवा थोड़ी तेज थी। राघव ने फाइल संभाली और स्वाति ने अपनी पैनी मुस्कान सफाई से सहेजी। जज वरदराजन ने कार्यवाही शुरू की। पूरक साक्ष्य। राघव ने बैंक स्टेटमेंट, गिरवी रसीदें, डॉक्टर का लिखित प्रमाण पत्र और पड़ोसियों के नोट पेश किए। हर दस्तावेज पर अदालत की मुहर वाली नजर